अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स फरीस कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा मुल्क भर में तकरीबन विधानसभा की 48 सीटों पर भी इलेक्शन होने जा रहा है। ये उपचुनाव यानी बाई इलेक्शन है। दरअसल लोकसभा के इलेक्शन में उन जगहों पर जो एमएलए थे वो एमपी बन गए हैं या कोई और वजह है तो उनकी सीटें खाली हो गई है, तो वहाँ बाई इलेक्शन होने जा रहा है। बाई इलेक्शन की तकरीबन 48 सीटें, जिसमें कुछ सीटें बहुत मशहूर हैं और जो सीटें बहुत ज़्यादा चर्चे में, उसमें एक रामपुर की सीट है जहाँ आजम खान थे, उनकी बीवी लड़ रही, चूँकि एमपी बन गए। इस तरह एक मशहूर सीट किशनगंज के, बिहार के किशनगंज में अख्तरुल ईमान, मोहम्मद जावेद और महमूद अशरफ के दरमियान कांटे की टक्कर हुई थी लोकसभा के इलेक्शन में। सबको उम्मीद थी कि अख्तरुल ईमान जीत जाएंगे, लेकिन जो रिजल्ट आया वो खिलाफ तवक्को आया। बिहार की 40 सीटों में से 39 सीटों पर जेडीयू यानी बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए की जीत हुई और सिर्फ एक सीट कांग्रेस को मिली या अजीम इत्तेहाद को मिली और वो थी किशनगंज, जो भी खिलाफ तवक्को। वहाँ कांग्रेस की जीत को उम्मीद नहीं थी। अब वो जीत, वहाँ के पहले एमएलए थे मोहम्मद जावेद, वो एमपी बन के, तो जगह खाली हो गई है और वहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है। बाई इलेक्शन में एमआईएम दोबारा किस्मत आजमाई कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस के भी उम्मीदवार है और बीजेपी के भी उम्मीदवार है। तो अब बाई इलेक्शन में किशनगंज का रिजल्ट क्या होगा, किशनगंज का नतीजा क्या होगा? क्या इस मर्तबा भी एमआईएम का खाता खुल पाएगा या नहीं खुल पाएगा? जिस तरह लोकसभा के इलेक्शन में हर तरफ चर्चा और प्रचार होने के बावजूद एमआईएम को शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसी तरह बाई इलेक्शन में भी होगा या बाई इलेक्शन का रिजल्ट कुछ मुख्तलिफ होगा? लोगों ने इलेक्शन के नतीजे से सबक सीखा है। इन तमाम उमूर पर हम तफसील से बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ है डिस्कशन में बातचीत करने के लिए मोहम्मद बाबर अली। बाबर अली किशनगंज से ताल्लुक़ रखते हैं, मिल्लत टाइम्स के साथ काम करते हैं और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में सीमांचल का मिल्लत टाइम्स ने सर्वे किया था, तो सर्वे के जो कोऑर्डिनेटर ये बाबर अली थे और ग्राउंड रिपोर्ट की थी, तो वहाँ के हालात पर गहरी नज़र है। जानते बाबर अली, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किशनगंज में अभी जो विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, यानी बाई इलेक्शन हो रहा है, तो क्या लेटेस्ट अपडेट है वहाँ के बारे में, क्या सूरत हाल है? चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वहाँ की राजनीति के बारे, क्योंकि पहले बताना सही नहीं होगा कि कौन जीत रहे कौन हार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या राजनीति किशनगंज की, वही बताइए। राजनीति बताता हूँ पहले। दरअसल किशनगंज की राजनीति ना वो थोड़ा सेंसिटिव है। लोग सोचते कम हैं और हवा या रुख अगर कहीं देखते हैं, अफवाहों पे ज़्यादा ध्यान ज़्यादा देते हैं। बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब पिछले दफ़ा जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, आपने जो देखा इस बार जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, इसमें एक चीज़ पूरा क्लियर था कि जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हमने, जब वहाँ गए हम, तो वहाँ पे हमें ऐसा लगा कि किशनगंज में एमआईएम जीत रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस से लोग परेशान थे और वहाँ पे मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, 72% करीब मुसलमान वहाँ पे हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन है। उसके बाद एमआईएम को लोग पसंद करते थे और वहाँ के जो लोकल कैंडिडेट है अख्तरुल इमाम साहब, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं अब भी, हालांकि वो जीत नहीं पाए, वो अलग सी बात है। उसके बाद तो वैसा लगा कि एमआईएम के जो कैंडिडेट है वो जीत रहे हैं, लेकिन तो वजह क्या बनी? धीरे धीरे आगे चलकर ऐसा लगा कि एमआईएम के कैंडिडेट नहीं जीत पाएंगे। वैसा इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले, इलेक्शन के 2 दिन पहले एक अफवाह फैला दिया गया कि आप अगर एमआईएम को वोट देते हैं तो वोट तकसीम हो जाएगी, वोट बढ़ जाएगी और बीजेपी आगे निकल जाएगी और बीजेपी यहाँ से सीट निकाल रही है। तो वहाँ के लोगों का एक खौफ दिल में है कि अगर बीजेपी सीट ला रही है तो कहीं ना कहीं आगे जो सेंट्रल पे जो सरकार जो है वो मोदी बनाएंगे। मतलब राहुल को चाह रहे थे, राहुल को चाह रहे थे, हाँ वो चाह रहे थे कि मोदी को कहीं ना कहीं लोग पसंद नहीं करते। और एक जाहिर सी बात है, मोदी राजनीति अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदुवादी छवि लेकर राजनीति करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि लोकसभा के इलेक्शन में ऐसा हुआ तो अभी जो विधानसभा के इलेक्शन, इसमें भी ऐसा ही हो जाए? हाँ, तो मैं विधानसभा पे अब आता हूँ। तो विधानसभा की बात है जहाँ तक, तो विधानसभा में अब एक बात याद रखिए। पहले बताइए, मैं चाहूँगा आप ये बताइए कि अभी जो कैंडिडेट है कौन कौन है वो? जी, मैं वही बताना चाहूँगा। देखिए, वहाँ पे मूल रूप से 7 कैंडिडेट है, ठीक है। उसमें से 3 कैंडिडेट रेस में हैं, आप कह सकते हैं मैदान में अहम है। एक तो बीजेपी की तरफ से स्वीटी सिंह है और कांग्रेस की तरफ से जो हमारे पूर्व एमएलए और मौजूदा एमपी हैं, उनकी वालिदा हैं, मतलब उनकी। हाँ, नाज़रीन ने जान लीजिए कि कांग्रेस ने जो अपना उम्मीदवार बनाया है, जो मौजूदा एमपी है जावेद हुसैन, उनकी वालदा को, जिनकी उम्र तकरीबन 80 के करीब यानी 80 के करीब जो खातून है वो कैंडिडेट है वहाँ से। हाँ, तो यही बताना चाहूँगी कि जो शहीदा के उम्मीदवार कौन है? हाँ, वही आगे चल रहा हूँ मैं कि हाँ, तो जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है वो शहीदा बानू है, जो एमपी साहब के वालिदा हैं, मतलब वालदा, हाँ वालदा, उनकी माता जी हैं। और
MIM की तरफ से कमरुल हुदा जी हैं। कमरुल हुदा साहब वो करीब मतलब वो 20 साल से राजनीति में है, पिछले 20 साल से राजनीति में है, और इस बार वो MP में MLA में आए हैं, और पिछले दफ़ा भी उन्होंने इलेक्शन MLA का लड़ा था, वो NCP की तरफ से लड़ा था। लेकिन इस बार क्या खास बात है, अगर वो लड़ रहे हैं तो 2 दफ़ा से, पिछले दफ़ा भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इस बार भी लड़ा, लेकिन MIM क्यों जीतेंगे, ये एक बड़ा मतलब पॉइंट है यहाँ पे कि क्यों जीतेंगे, आखिर क्वेश्चन बनेगा, पब्लिक भी ये जानना चाहेगी। तो मैं बताना चाहूँगा क्लियर कि जो स्वीटी सिंह है 2 दफ़ा से हारती हुई आ रही है स्वीटी सिंह, तो कहीं ना कहीं आप अगर हार रहे हैं और या अगर आप वोट पे नहीं जीत पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं या तो आपके अंदर कोई कमियां होंगी या फिर आपके पार्टी के अंदर कोई कमियां हैं, तभी आप हार रहे हैं, ठीक है। तो 2 दफ़ा से हार रहे हैं, मतलब आप स्वीटी सिंह में कोई कमियां हैं या फिर पार्टी में कोई कमियां, या तो पार्टी को लोग वहाँ पे लाइक नहीं करते या स्वीटी सिंह को लाइक नहीं करते, बीजेपी का तो वो है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है, और दूसरी तरफ अब कांग्रेस को लोग वहाँ पे जो अगर वोट देते थे तो एक डर से देते थे कि कहीं बीजेपी ना निकल जाए, कोई आगे ना निकल जाए, क्योंकि बीजेपी को वहाँ पे लोग लाइक नहीं करते हैं। अगर जमीनी तो क्या लोगों को डर नहीं है बीजेपी? लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपको, तो कहीं ना कहीं वोट जावेद का भी वोट बैंक काफ़ी था पहले, लेकिन उसको जब मम्मी माता श्री को जब इस बार टिकट दे दिया गया तो पब्लिक में एक आक्रोश आ गया उनके बीच में। लग रहा कि भाई साहब क्या मतलब किशनगंज प्रखंड में क्या और कोई जनता नहीं थे क्या, पब्लिक नहीं थे, या फिर कोई है नहीं क्या कि आपने अपनी माता श्री को अपने घर पे रख दिया? क्योंकि कांग्रेस का जो एक छवि है वो हमेशा से एक परिवारवाद, और जमीनी स्तर पे, जमीनी हकीकत पे यहाँ पे भी यही चीज़ देखा जा रहा है कि अपने वालिद। अच्छा बाबर, बताइए जो MIM के कैंडिडेट है कमरुल हुदा, उनका क्या स्टेटस है? तो यही कहना चाह रहा हूँ। तो आप देखिए, तो वो अगर कमरुल हुदा साहब आए हैं, कमरुल हुदा का स्टेटस क्या है पॉलिटिकल, वो कितने एक तो है? मैं आपको बता दूं कि वो करीब 2001 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले वो मुखिया रहे हैं 5 साल, उसके बाद वो प्रमुख रहे हैं, किशनगंज प्रखंड से प्रमुख रहे हैं, उसके बाद वो 2 दफ़ा जिला परिषद रहे हैं, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका लंबा सफ़र रहा नीचे से, जो पंचायती राज जो होता है बहुत नीचे से, मतलब ज़मीनी स्तर से होता है, और बहुत नीचे की राजनीति है ये। वो समझते हैं लोगों की ज़रूरत, या लोगों को कैसे पता लोगों की ज़रूरत क्या है या लोगों की क्या सोच है, वो नीचे से समझ पाते हैं। क्योंकि अब आप अगर मुखिया का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको हर कुछ, वो ठीक है, समझ गए। ये बताइए कि आपको क्या नहीं लगता है कि जिस तरह लोकसभा के इलेक्शन में हो पूरी उम्मीद थी, नाज़रीन आपको याद होगा, हम बता दें कि 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो किशनगंज सीट पर तकरीबन पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के लोगों की नज़र थी और पूरी उम्मीद थी अख्तरुल इमान के जीत जाने की, लेकिन इत्तेफाक ऐसा नहीं हो सका। तीनों उम्मीदवार को बराबर बराबर वोट मिला, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार जावेद आगे निकल गए और उन्होंने 50-60 हज़ार वोटों से जीत हासिल कर ली। उनको 3,60,70,000 के करीब वोट मिला था, महमूद अशरफ को 3 लाख कुछ वोट मिला था, और अख्तरुल इमान को 2,97,000 के करीब वोट मिला था, कुल 3 लाख इनको वोट मिला था। तो 50-60 हज़ार वोट से पीछे रह गए और तीसरे नंबर पर आ गए थे। तो हालांकि उम्मीद थी इन्हीं के जीत की, और उसकी जो वजह बनी थी वो ये थी कि एन इलेक्शन से एक दिन पहले अफवाह उड़ गया कि अख्तरुल इमान हार रहे हैं, या मोहम्मद जावेद का जिताना इसलिए ज़रूरी है कांग्रेस के नाम पर कि मरकज़ में राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाना, कांग्रेस की सरकार बननी, अगर एक सीट कम हो गई तो मसाइल खड़े हो जाएंगे। इसलिए अख्तरुल इमान का बहुत अच्छा रहा, सिर्फ 2 लोग विधानसभा में उनका वोट कम है और जिसकी वजह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, और 2 विधानसभा वही इस अफवाह का शिकार हो गया था। तो किशनगंज के आवाम अफवाहों की शिकार हो जाती है। अच्छा, इस मरतबा मुझे जो लग रहा है, आपने कहा कि इस मरतबा मतलब सरकार बनने का मसला नहीं है, विधानसभा यानी ये ज़िमनी इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है, तो इसमें सरकार बनने बिगड़ने का टूटने का खदशा नहीं रहता। लेकिन जावेद MP है, हर जगह उनके कार्यकर्ता मौजूद है, तो एक MP का एक अपना रहता है, मतलब ये देखे बगैर कि कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट की क्या सलाहियत है, MP से उनको काम निकलवाना होता है, उनके वर्कर होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो यकीन उनके लिए काम करेंगे, वोट देंगे उनकी माँ को। देखिए बिल्कुल आपको एक बात कहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किशनगंज अगर के जनता अगर हवा पे बहती है, मतलब अगर हवा की तरफ दौड़ती है, तो एक खौफ रहता है दिल में कि अगर हम मतलब वोट तकसीम कर दे, बांट दे, तो कहीं ना कहीं सरकार BJP बना लेगी और हम जो नहीं चाहते वो हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इस बार की बात है कि आप अगर इलेक्शन MIM जीतती है या फिर कांग्रेस जीतती है, जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे, क्योंकि सरकार बनाने की कोई तो बात है नहीं, हारती है जब भी फ़र्क नहीं पड़ता कोई। वहाँ के लोकल, अभी वहाँ के MLA का जो उपचुनाव का है उस सीट पे फोकस है लोगों का कि एक ऐसा उम्मीदवार को हम मतलब बना दे या उम्मीदवार को वोट दे दे जो मतलब वो MLA बने जो हमारे लिए सोचे, ज़मीनी स्तर पे काम करें।
तो उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते या कोई अन्य पार्टी आपको जीते। लगता है किशनगंज की जो जनता है इतनी बेदार है, इतना सोचती है? ये बात लोकसभा के इलेक्शन के बारे में भी हो रही थी, जो कैंडिडेट वहाँ से जीत कर आए उनके बारे में ये था कि गूंगे हैं, बोल नहीं पाते हैं, आवाज़ नहीं है। जो पूर्व वहाँ के एमपी थे मौलाना मरहूम, उनके बारे में भी इस तरह की बातें थी। इसके बावजूद कांग्रेस वहाँ जीत गई। चलिए एक बात बताना चाहूँगा आपको कि देखिए वहाँ की जनता अब तक तो सोचती नहीं थी, मैं भी ये कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आप अगर मतलब वो कह रहे हैं कि आपको अगर भूख लगती है, मैं अपना एक पर्सनल व्यू देता हूँ, पत्रकार हूँ उसके बावजूद मैं बता रहा हूँ कि अगर पर्सनल व्यू, आपको अगर सपोज भूख लगी है ना, तो आप जब तक चिल्लाएंगे नहीं, आप जब तक खाना नहीं मांगेंगे, तब तक आपको कोई खाना देने नहीं आएगा। ठीक है, एक घर पे अगर तो ये फैक्ट है। तो आप जो सईदा बानो जी हैं, आपने कभी एक उनका भाषण नहीं सुना होगा, कभी एक भाषण नहीं देखा होगा, कहीं पे कोई स्पीच देते हुए नहीं सुना होगा। तो जब आप असेंबली में जाइएगा और कोई आवाज़ नहीं उठाइएगा, मांगिएगा नहीं, जब तक कुछ नहीं मांगिएगा सरकार से तो आपको देंगे नहीं। यही चीज़ तो वहाँ की जनता को इस बार लगा, एक चीज़ तो खटका कि कहीं ना कहीं आपने उन्हें टिकट दे दिया तो और सारे थे, लोग थे, उनके कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वो भी ऐसा तो नहीं कि कोई काम के नहीं थे या उम्मीदवार के लायक नहीं थे, आप घर पे ही रख लिया। तो ये चीज़ खटका लोगों के बीच में। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसका जमानत जो होता है ना, वो ना जब कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाए, आपको लग रहा है? हाँ, तो ये बात है नाज़रीन, जैसा कि बाबर अली ने तफसील से बताया कि 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन में भी MIM के हक़ में पूरा मोमेंट बना हुआ था और सबको मुशाहिदा है, लेकिन अचानक अफवाह फैली कि सरकार किसी और की बन जाएगी और इस वजह से कुछ वोट कम है और जीत नहीं पाए। अभी विधानसभा का इलेक्शन है और बाई इलेक्शन है ना, तो इसमें बिहार में सरकार बनने का मसला है या सरकार के गिरने का मसला है ना, सेंटर में मसला है, बस एक सीट पर जीतना है। और जो नौजवानों का जो रुझान 2019 में जिस तरह अख्तर उल ईमान या मजलिस की तरफ था, इस मरतबा भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब है, उनका जज्बा बरकरार है और वो एक बोलने वाला, आवाज़ उठाने वाला लीडर चाहते हैं और ये खूबी उनको कमरुल हुदा में नज़र आती है जो उनके उम्मीदवार हैं। और दूसरी तरफ जो कैंडिडेट जिसको टिकट दिया गया है, मतलब सईदा का नाम है, सईदा बानो जावेद साहब की वालदा हैं और जनाब आज़ाद साहब की बीवी है, तो बहुत ज़ईफ़ है, उनमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन नतीजा क्या आएगा वो बहुत मुश्किल आने वाला वक्त बताएगा। और किशनगंज की आवाम पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया है, पूरे देश की आवाम। आप किशनगंज के आवाम के बारे में क्या सोचते हैं? आपको कितना एतमाद और भरोसा है कि वो किसके बारे में फ़ैसला करेंगे? आप भी बता सकते हैं कमेंट में। लेकिन लोगों का जो एतमाद है किशनगंज के लोगों से वो टूटा हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें पहले की तरह खदशा नहीं है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए ये नाक की लड़ाई है। लोकसभा में बड़ी अहम लड़ाई थी, पार्टी नहीं जीत पाई। अब इस ज़िमनी इलेक्शन में भी अगर मजलिस ये सीट नहीं निकाल पाएगी तो एक बड़ी बदतरीन शिकस्त होगी और शायद पार्टी वर्कर्स के कारकुनान के हौसले टूट जाएंगे कि आखिर क्या हो रहा है। तो किशनगंज के अवाम का, सीमांचल के लोगों का क्या फैसला होता है अगर ये सीट जीत जाती है एक ज़िमनी इलेक्शन में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन? तो मेरे ख्याल में 2020 में बिहार के 2020 के आखिर में बिहार में असेंबली इंतखाबात होने हैं, तो इसमें पार्टी नए जोश, वलवला और हौसला के साथ पूरे बिहार में अपने कैंडिडेट उतारेगी, ज़्यादातर सीटों पर उतारेगी। तो एक नई लड़ाई होगी। तो बहुत अहम है, ज़िमनी इलेक्शन है, लेकिन अहम इलेक्शन है, नतीजा क्या आएगा वो आने वाला वक्त बताएगा। तफसीलात से हमने आपको आगाह किया। और 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र, हरियाणा में वोट डाले जाएंगे और बाकी 48 जगहों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। 24 को काउंटिंग होगी, नतीजा क्या आएगा हमें आप सबको इंतज़ार रहेगा। बाबर, तफसीलात बताने के लिए और वहाँ के हालात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।